Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss about D'Alembert's principle. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने कहा कि कोई भी सिस्टम इक्विलिब्रियम में होता है अगर उस पर अप्लाई की जाने वाली एक्टिव फोर्सेस, यानी जितनी भी हम फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं वो किसी किस्म का वर्चुअल वर्क परफॉर्म ना करवाएं। ठीक है, एक बॉडी जब रेस्ट में थी, वो जो हमने वर्चुअल वर्क अप्लाई किया था, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, दैट वाज अबाउट स्टैटिक। जो ऑब्जेक्ट था हमारा वो रेस्ट में था, ऑलरेडी रेस्ट में था। तो हमने कहा कि वो ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट में है और वो कंप्लीटली इक्विलिब्रियम में कब होगा, अगर जितनी भी एक्टिव फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट कर रही हैं वो किसी किस्म का वर्चुअल वर्क जो है वो प्रोड्यूस ना करवाएं। ठीक है, यानी वहाँ पे हमने वो अप्लाई किया था स्टैटिक ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ऑब्जेक्ट जो था हमारा वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में था। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेस्ट में भी होते हैं, मूव भी कर रहे होते हैं। इसका मतलब हमें एक ऐसा प्रिंसिपल भी चाहिए, उसका एक अल्टरनेट ऐसा चाहिए जिसको हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क जो है उसी की एक एक्सटेंशन हमारे पास D'Alembert's प्रिंसिपल है, जिसको हम अप्लाई करते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, या हम कह सकते हैं दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू डायनामिक इक्विलिब्रियम। नाउ लेट्स सी कि D'Alembert's प्रिंसिपल क्या है। D'Alembert's principle states it is basically the alternative form of Newton's second law। पहले हम ये क्लियर कर लें कि जो D'Alembert's principle है ये न्यूटन सेकेंड लॉ का एक अल्टरनेट है, क्योंकि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है ये बेसिकली किसी भी फोर्स या फोर्सेस के अंडर किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को इलस्ट्रेट करता है। ठीक है, और D'Alembert प्रिंसिपल जो है ये भी हमने उन्हीं ऑब्जेक्ट्स के लिए ड्राइव करना है जो कि बेसिकली मूव कर रहे हैं। तो न्यूटन सेकेंड लॉ की का एक अल्टरनेट हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, इन फैक्ट द प्रिंसिपल रिड्यूसेस अ प्रॉब्लम इन डायनामिक्स टू अ प्रॉब्लम इन स्टैटिक्स। हम इस प्रिंसिपल के थ्रू क्या करते हैं कि कोई भी जो मूविंग बॉडी प्रॉब्लम है, यानी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, उस मूविंग बॉडी प्रॉब्लम जो है उसको हम रिड्यूस करते हैं, चेंज करते हैं स्टैटिक प्रॉब्लम के अंदर। यानी ऑल दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, लेकिन जब हम इस प्रिंसिपल की कंडीशन उस पर अप्लाई करते हैं उस वक्त उस प्रॉब्लम को हम इस तरह से डील करते हैं जैसे हम रेस्ट में पड़े हुए किसी ऑब्जेक्ट को डील करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो मूविंग बॉडीज होती हैं, मूव करते हुए पार्टिकल्स होते हैं, उनके लिए कोई अननोन या फोर्सेस को ड्राइव करना जो है वो उतना आसान नहीं होता जितना कि बॉडी अगर रेस्ट में पड़ी हो, उसके ऊपर हम सर्टेन कंडीशंस अप्लाई करके उसकी मदद से अपनी अननोन फोर्सेस जो है वो मालूम कर सकते हैं। तो D'Alembert's प्रिंसिपल की मदद से हम क्या करते हैं कि डायनामिकल प्रॉब्लम को स्टैटिक प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं। इसको हम फर्दर स्टडी करते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि व्हाट डज इट मीन। तो हमने कहा कि ये एक एक्सटेंशन है, ये हमारे पास एक अल्टरनेट है न्यूटन सेकेंड लॉ का। तो न्यूटन सेकेंड लॉ हमें क्या कहता है, द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। किसी भी बॉडी के ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट फोर्स इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड एक्सेलरेशन, एफ इज इक्वल टू एम ए। D'Alembert's प्रिंसिपल क्या कहता है, द फोर्स प्लस द नेगेटिव ऑफ द मास m टाइम्स एक्सेलरेशन a ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू 0। यानी यहाँ पे ये भी बेसिकली एक मूविंग ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमारी अप्लाइड फोर्स जो कि एम ए के बराबर है प्लस द नेगेटिव ऑफ एम ए माइनस एम ए, इन दोनों चीज़ों को जब हम ऐड करेंगे दैट शुड बी इक्वल टू 0, वो चीज़ 0 के बराबर आएगी। ऑब्वियसली हमें पता है कि जो फोर्स है वो एम ए के बराबर है, और अगर उस फोर्स के साथ वहाँ पे एक ऐसी फोर्स हो जो कि उस फोर्स को अपोज कर रही हो विद द सेम अमाउंट, ठीक है, तो वो हमारे पास आएगी माइनस एम ए, और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स का जो सम है वो बेसिकली 0 के बराबर होगा। In other words, the body is in equilibrium under the action of the real force F and the fictitious force minus ma। कोई भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एक रियल फोर्स, यानी एक्चुअली जो हम फोर्स वहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं वो फोर्स, और एक फिक्टिशियस फोर्स माइनस एम ए। अब ये फिक्टिशियस फोर्स क्या है, द फिक्टिशियस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनर्शियल फोर्स एंड अ रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स।
इसको आप इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी पार्टिकल के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, दैट इज़ वी ट्राई टू मूव एन ऑब्जेक्ट, तो हम जब भी किसी पार्टिकल को मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो लाजमी तौर पे वो अपने इनर्शिया की वजह से एक रिएक्शन फोर्स हमें जो है वो एक्सर्ट करेगा, और वो जो रिएक्शन फोर्स है उसको हम इनर्शियल फोर्स कहते हैं या रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स कहते हैं। तो अगर हमारे फोर्स अप्लाई करने से किसी भी बॉडी के अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है तो, और वहाँ पे एक ऐसी फोर्स या एक रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स एग्जिस्ट कर रही है जो कि उस चीज़ को अपोज कर रही है, यानी एज अ होल वहाँ पे किसी किस्म का एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं कि जो बॉडी है वो हमारे पास इक्विलिब्रियम में, मतलब एक हमारी रियल फोर्स है F और दूसरा उसका एक रिएक्शन फोर्स, एक इनर्शियल फोर्स है -ma। तो बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में होती है अगर उसके ऊपर हमारी अप्लाइड फोर्स के साथ साथ कोई ऐसी फोर्स भी लग रही हो जो कि रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स हो, रिएक्शन फोर्स हो, इनर्शियल फोर्स हो, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में है, मतलब उसके अंदर किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, इट हैज़ सर्टेन एक्सेलरेशन, इट हैज़ मैस, उसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम पे जो एक्सेलरेशन हम कॉज कर रहे हैं उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में उसी अमाउंट से एक एक्सेलरेशन जो है वो वहाँ पे वो एक फिक्टिशियस फोर्स या इनर्शियल फोर्स जो है वो कॉज कर रही होती है, और हम कहते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम है। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम, उनमें डिफरेंस बेसिकली क्या है, स्टैटिक में सम ऑफ फोर्स जीरो होता है, लेकिन हमारा जो पार्टिकल है वो मूव नहीं कर रहा होता। ठीक है, मतलब सम ऑफ फोर्सेस जीरो है, मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उनका सम जीरो, ऑब्जेक्ट रेस्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन जब हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम की, तो डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, ऑलरेडी मूव कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर अब हम फोर्स अप्लाई करते हैं। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो फ़ौरन से एक ऑपोजिट फोर्स वहाँ पे क्रिएट होती है जो नेट एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होने देती। तो मूविंग ऑब्जेक्ट्स भी इक्विलिब्रियम में होते हैं, लेकिन वो इक्विलिब्रियम कहलाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका जो पंखा है वो रोटेट कर रहा है एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ, ठीक है, तो अब वहाँ पे वो भी इक्विलिब्रियम में है क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, उसमें किसी किस्म का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन स्टिल इट इज़ मूविंग। तो हमारा जो डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल है ये भी इक्विलिब्रियम को डील करता है, लेकिन उन बॉडीज़ के लिए जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हों। ठीक है, अब हम वहाँ पे इक्विलिब्रियम की ही कंडीशन क्यों लगाते हैं, जब वो बॉडी मूव कर रही है तो हमने वहाँ पे उसके ऊपर फोर्सेस डेफिनेटली एक्ट करेंगी, फोर्सेस उसके अंदर एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन ये सपोजिशन हम क्यों करते हैं, हम नेट फोर्स जीरो करके उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में क्यों लेके जाते हैं, उसकी रीज़न ये है कि अननोन फोर्सेस आर मोर इजीली डिटरमिन्ड ऑन बॉडीज इन इक्विलिब्रियम देन ऑन मूविंग बॉडीज़। ठीक है, यानी अगर हमने अननोन फोर्सेस वहाँ पे फाइंड आउट करनी है, यानी किन किन फोर्सेस के अंडर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, या कोई और प्रॉब्लम वहाँ पे सॉल्व करना है, तो ये जो काम है वो इजीली हम कर सकते हैं उन बॉडीज़ के लिए जो कि इक्विलिब्रियम में हो, देन द ऑब्जेक्ट्स दैट आर मूविंग। मूविंग से मुराद यहाँ पे ये है कि जो एक्सेलरेट हो रहे हो, जिनके अंदर किसी किस्म का एक्सेलरेशन पैदा हो रहा हो। ठीक है, तो यही रीज़न है कि हम डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जब हम अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, तो हम वहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ऑल्दो मूव कर रहा है, लेकिन उसके वहाँ पे जो हम एक फ़ोर्स अप्लाई कर रहे हैं उस फोर्स का एक अल्टरनेट भी वहाँ पे मौजूद है, एक फिक्टिशियस फोर्स वहाँ पे मौजूद है जो उसको अपोज कर रही है, और उस अपोजिंग फोर्स की वजह से हमारी अप्लाइड फोर्स का नेट इफेक्ट कोई नहीं हो रहा, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा। ये चीज़ हम लोग एज्यूम करते हैं इन डी-एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल। ठीक है, और उसकी रीज़न ये है कि जो बॉडीज़ जिनमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा उनको हम आसानी से इवेलुएट कर सकते हैं, आसानी से उनके लिए हम फोर्स और अननोन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, देन द ऑब्जेक्ट दैट आर मूविंग और एक्सेलरेटिंग। एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए वो चीज़ जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है। दैट इज़ वाई हम जो डायनामिकल प्रॉब्लम होते हैं, यानी मूविंग ऑब्जेक्ट्स के प्रॉब्लम होते हैं, उनको हम रिड्यूस कर लेते हैं टू स्टैटिकल प्रॉब्लम्स बाय एज्यूमिंग कि हमारी अप्लाइड फोर्स जो है वो वहाँ पे अपोज की जा रही है एक फिक्टिशियस फोर्स से, और किसी किस्म का एक्सेलरेशन वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं हो रहा। अब उसको एक एग्जांपल इसकी बताई गई है, द फोर्स एंड स्ट्रेस एनालिसिस ऑफ मशीन कंपोनेंट्स। जो हमारे पास जितनी भी
मशीनरी होती है वहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही होती है या उन पे स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है, फोर्स पर यूनिट टाइम जिसको हम स्ट्रेस कहते हैं, जो उसके अंदर किसी किस्म का शेप चेंज लाता है, तो हम उस फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस का नाम देते हैं। तो वहाँ पे जो फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई हो रहा होता है उसको हम इनर्शियल फोर्सेस की मदद से आसानी से एवेलुएट कर सकते हैं। यानी हम लेट्स से कि एक मशीनरी में एक अगर फ्रैक्चर आ रहा है कहीं पे, तो इसका मतलब वहाँ पे एक सर्टेन फोर्स अप्लाई हो रही है ना उसके ऊपर, तो वो फोर्स हमने मालूम करनी है कि कहाँ से कौन सी फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है। तो वहाँ पे हम फिक्टिशियस फोर्स, हम कहते हैं कि अगर बाहर से कोई फोर्स इसको फ्रैक्चर कर रही है तो डेफिनेटली उसकी एक रिएक्शन फोर्स भी होगी, और उस रिएक्शन फोर्स का इस्तेमाल करते हुए हम एक्चुअल फोर्स की मैग्नीट्यूड वगैरह जो है उसका हम पता लगा लेते हैं। दिस इज़ बेसिकली द थिंग कि हम ये सपोजिशन करते हैं इनर्शियल फोर्स या फिक्टिशियस फोर्स, फिक्टिशियस मीन्स अनरियलिस्टिक, तो उस फोर्स को जब हम अज्यूम करते हैं तो उसकी मदद से हम आसानी से अननोन फोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसी अजम्पशन को जो है वो मद्देनज़र रखते हुए जो है वो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल जो है उसको स्टेट किया गया। अब हमने कहा कि जो फोर्स माइनस एम ए, एफ माइनस एम ए इज इक्वल टू ज़ीरो, डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि फोर्स और एक रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, इन दोनों के अंडर कोई ऑब्जेक्ट हमारा इक्विलिब्रियम में होता है, ठीक है, यानी उनका सम हमेशा ज़ीरो के बराबर होता है। तो एज वी नो कि बाय न्यूटन सेकेंड लॉ एफ इज इक्वल टू पी डॉट, हम ये प्रूव कर चुके हैं कि हमारी जो अप्लाइड फोर्स है वो चेंज इन मोमेंटम के बराबर होती है। इसका मतलब पी डॉट जो है वो एम ए के बराबर है। तो हमारा वो एक्सप्रेशन जहाँ पे हमने एफ माइनस एम ए को ज़ीरो के इक्वल रखा था, वहाँ पे हम एम ए की जगह पे पी डॉट लिख सकते हैं। और चूँकि हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं, इसलिए हम जो हमारा एक पार्टिकल जिस पे हम वो चीज़ अप्लाई कर रहे होते हैं उसको हम सबस्क्रिप्ट में आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एफ आई मीन्स आइथ पार्टिकल पे अप्लाई की जाने वाली हमारी एक्टिव फोर्स माइनस पी आई डॉट, वहाँ पे जो फिक्टिशियस फोर्स है जिसको हमने चेंज इन मोमेंटम की टर्म्स में लिखा है, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। सिग्मा एफ मीन्स द सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इज इक्वल टू ज़ीरो। ये एक्सप्रेशन क्या इंप्लाई कर रहा है, ये हमारी जो है वो एक्टिव फोर्स है, ये फिक्टिशियस फोर्स है, दोनों का सम ज़ीरो है, तो इसका मतलब इसको हम टोटल फोर्स या सिग्मा एफ लिख सकते हैं। अब हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क था वहाँ पे हमने यही लिखा था सिग्मा एफ डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब वो जो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क है वो मॉडिफाई हो जाएगा, और यहाँ पे फोर्स की जगह हमारे पास आ जाएगा एफ आई माइनस पी आई डॉट डॉट डेल आर आई। यानी जहाँ पे हम सिर्फ एफ आई डॉट डेल आर आई लिखते थे, वहाँ पे अब हमारे पास एक फिक्टिशियस फोर्स भी आ जाएगी, और फिर हम उसी वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल जो है उसको मॉडिफाई करके अप्लाई कर सकते हैं। अब जहाँ पे हमने ये रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स यहाँ पे ऐड कर दी, तो अब इस प्रिंसिपल को हम अप्लाई कर सकते हैं मूविंग बॉडीज़ के ऊपर भी, और यही हमारे पास बेसिकली मॉडिफिकेशन है जो हमने डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल में की है। यानी अब ये हमारे पास डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल बन जाएगा जब इसके अंदर हम रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स, फिक्टिशियस फोर्स या माइनस पी आई डॉट को इन्वॉल्व कर देंगे। और फ़ायदा हमें क्या होगा कि अब हम इस फार्मूले को, इस को अप्लाई कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी। अब हमें पता है कि जो हमारी एफ आई फोर्स है, इफेक्टिव फोर्स है, ये बेसिकली दो तरह की फोर्सेस का सम होती है। एक हमारे पास अप्लाइड फोर्सेस होती हैं, दूसरा कंस्ट्रेंट्स जब हम अप्लाई करते हैं तो कंस्ट्रेंट फोर्सेस होती हैं, जिसको हमने स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो एफ आई अप्लाइड फोर्स माइनस जो फिक्टिशियस फोर्स है पी आई डॉट, उसको हमने अलग कर लिया, डॉट डेल आर आई, प्लस जो हमारे पास कंस्ट्रेंट फोर्सेस का वर्क था उसको हमने अलग कर लिया। उसकी रीज़न हमें पता है कि कंस्ट्रेंट फोर्सेस का जो वर्क है उसको हम ज़ीरो के इक्वल सपोज करते हैं, क्योंकि जब हम अपने प्रॉब्लम्स सॉल्व करते हैं मैकेनिकल प्रॉब्लम्स, तो हम कंस्ट्रेंट फोर्स जो है उसको हम हमेशा वहाँ से रिड्यूस करते हैं, ख़त्म करते हैं, नियरली इक्वल टू ज़ीरो ले आते हैं। तो इसका मतलब जो फोर्स को हमने वहाँ पे रिड्यूस कर देना है, उसको वहाँ से ख़त्म कर देना है, तो उसकी मदद से किसी भी किस्म का वर्क जो है वहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। तो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो कंस्ट्रेंट फोर्सेस की मदद से किया जाने वाला वर्क है, दैट इज़ कंस्ट्रेंट फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट, तो ये चीज़ ज़ीरो के बराबर हो जाएगी। कंस्ट्रेंट फोर्सेस का वर्क ज़ीरो हो जाएगा और हमारे पास बच जाएगा एफ आई अप्लाइड माइनस पी आई डॉट डॉट डेल आर आई इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ये जो हमने मॉडिफिकेशन की है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क में, वहाँ पे हमारे पास सिर्फ ये था कि हमारी अप्लाइड फोर्सेस का वर्चुअल वर्क अगर ज़ीरो हो, यानी एफ आई अप्लाइड डॉट डेल आर आई, हमने कहा था कि अगर अप्लाइड फोर्सेस किसी किस्म का वर्चुअल वर्क परफॉर्म ना करवाएं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। अब वहाँ पे हमारी सिर्फ अप्लाइड फोर्स थी, यहाँ पे अप्लाइड फोर्स के साथ रिवर्स्ड इफेक्टिव फोर्स भी है,
क्योंकि अब हमारा जो पार्टिकल है वो रेस्ट में नहीं है बल्कि अब वो मूविंग ऑब्जेक्ट है, और जब हम मूव करवाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे उसका एक रिएक्शन फोर्स आएगी जो -ma या pi डॉट के बराबर होगी। और अब इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो ये हमारे पास डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल कहलाएगा। और डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल को वर्चुअल वर्क से कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं मूविंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर भी, और एज उसको हम उसी तरह से डील कर सकते हैं जिस तरह से हम उन ऑब्जेक्ट्स को डील करते हैं जो कि स्टैटिक्स में होते हैं या रेस्ट में होते हैं। तो डी एलम्बर्ट्स प्रिंसिपल क्या करता है, डायनामिकल प्रॉब्लम्स को यानी मूविंग बॉडीज़ के जो प्रॉब्लम है उनको रिड्यूस करके स्टैटिक प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट कर देता है।